फैसला सुनाए जाने के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है ना, वो किसी भी कानूनी लड़ाई का शायद सबसे खतरनाक और अहम समय होता है। बिल्कुल। मतलब एक गलत कदम और जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल सकती है। फिल्मों ने तो हमारे दिमाग में बस ये तस्वीर छाप दी है कि जज साहब हथौड़ा मारते हैं, द एंड लिखा आता है और बस कहानी खत्म। हाँ, वो फिल्मी तरीका है। लेकिन असल दुनिया में हथौड़े की वो आवाज किसी अंत का प्रतीक नहीं है। वो तो एक बिल्कुल नए और शायद सबसे जटिल अध्याय का सायरन है ना? ये एक बहुत ही यथार्थवादी नजरिया है। हथौड़े की वो जो आवाज है ना, वो केवल उस एक अदालत के कमरे की कार्रवाई का समापन है। वो महीनों या सालों तक चलने वाली पूरी कानूनी प्रक्रिया का फुल स्टॉप नहीं है। वो बस एक अल्प विराम है, मतलब एक कॉमा है। एक कॉमा है, सही कहा। और जो लोग उस पल को अंतिम मानकर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, वो अक्सर अपने अधिकारों को खो बैठते हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कागजी सिद्धांतों से कहीं आगे की बात करता है। हाँ, काफी प्रैक्टिकल है। हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स द्वारा तैयार की गई एक बेहद व्यवहारिक लीगल ड्राफ्टिंग श्रृंखला, जिसका नाम है FIR से फैसले तक, उसके 19वें भाग पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये। जी, आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि अदालत बंद दरवाजों के पीछे साक्ष्यों को तौलती कैसे है। वो जो संदेह से परे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का पैमाना है, वो असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत से बाहर निकलते ही उस असमंजस के माहौल में किसी भी इंसान को कानूनी रूप से कौन से अचूक कदम उठाने चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं कि अंतिम बहस पूरी होने के बाद जज साहब के कक्ष में असल में क्या प्रक्रिया चलती है। मैं बताता हूँ। जब दोनों पक्षों के वकील अपनी अंतिम बहस पूरी कर लेते हैं ना, तब न्यायालय की भूमिका एक मूक दर्शक से एक सक्रिय विश्लेषक की हो जाती है। अच्छा। मनीष शुक्ला जी के स्रोत के अनुसार अदालत सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होती कि किस वकील ने कितने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी। मतलब सिर्फ अच्छी बहस काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली खेल पत्रावली का है, मतलब केस फाइल का। अदालत पत्रावली पर मौजूद हर एक साक्ष्य, गवाहों के बयानों में जो विरोधाभास छिपे होते हैं, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और कानूनी तर्कों का एक पूरा क्रॉस रेफरेंस तैयार करती है। अरे वाह, ये तो काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक मूल्यांकन है। अदालत ये देखती है कि क्या अभियोजन पक्ष अपनी कहानी के हर एक लूपहोल को बंद कर पाया या नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन हर इंसान की याददाश्त अलग होती है ना। मतलब मान लीजिए कोई गवाह कहता है कि घटना शाम 4 बजे हुई और दूसरा कहता है कि 4:15 बजे हुई, तो क्या अदालत इसे वो संदेह मान लेगी जिसके आधार पर पूरा केस ही खारिज हो जाए? नहीं। मेरा मतलब है ये जो एक एनोलॉजी है ना, ये गणित के एक जटिल समीकरण को सुलझाने जैसा है, जहाँ हर एक स्टेप को बिना किसी गलती के साबित करना होता है। एक भी छोटे से संदेह का मतलब है कि पूरा जवाब खारिज हो जाएगा। ये रीजनेबल डाउट का पैमाना इतना सख्त क्यों रखा गया है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कानून संदेह से परे की बात करता है, हर संभव संदेह से परे की नहीं। ओहो, अच्छा। हाँ, मामूली विसंगतियां, जैसे समय में 10-15 मिनट का जो अंतर आपने बताया, वो बहुत स्वाभाविक है। इंसान है, भूल हो सकती है। रटी रटाई गवाही नहीं लगती फिर। बिल्कुल, ये रटी रटाई गवाही न होने का प्रमाण भी हो सकता है। लेकिन वाजिब संदेह या रीजनेबल डाउट तब पैदा होता है जब कहानी की जड़ पर प्रहार होता है। मतलब कोई बहुत बड़ी गलती। हाँ, उदाहरण के लिए अगर एक गवाह कह रहा है कि उस दिन भारी बारिश हो रही थी और दूसरा कह रहा है कि तेज धूप थी। अरे ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। वही तो, ये कोई मामूली भूल नहीं है, ये घटना के मूल ढांचे पर सवाल उठाता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का ये एक आधारभूत सिद्धांत है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गहरी बात है। तो जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका जीवन और प्रतिष्ठा दांव पर हो, तो अदालत अभियोजन पक्ष से ये मांग करती है कि वो अपनी कहानी को बिना किसी बुनियादी दरार के साबित करे। तो अगर उस कहानी में वो बुनियादी दरार मिल गई तो नतीजा साफ है। एकदम साफ है। यदि साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को लगता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में ऐसा कोई छेद है जो एक तार्किक इंसान के मन में संदेह पैदा कर सकता है, तो आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है। अच्छा, इसे ही संदेह का लाभ या बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं।
लेकिन अगर वो जो गणितीय समीकरण आपने कहा ना, वो पूरी तरह सटीक बैठ पाए, सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा करते हैं और कोई वाजिब संदेह नहीं बचता, तभी न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराती है और उसके बाद ही सजा का निर्धारण होता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अब उस परिदृश्य पर आते हैं जहां ये मूल्यांकन पूरा हो गया है और फैसला सुना दिया गया। हाँ, फैसला आ गया। अक्सर देखने में आता है कि फैसला सुनते ही लोग या तो खुशी से उछल पड़ते हैं या पूरी तरह टूट जाते हैं। मतलब भावनाओं का एक बवंडर होता है वहाँ। स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत में अमन वाजपेयी जी ने जो एक बहुत ही व्यवहारिक चेकलिस्ट दी है ना, वो इस भावनात्मक उफान से एकदम अलग, बहुत ही ठंडे दिमाग से काम करने की वकालत करती है। बिल्कुल, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अदालत के बाहर निकलते ही ना एक सर्वाइवल मोड सक्रिय हो जाना चाहिए। सर्वाइवल मोड दिलचस्प शब्द है। हाँ। अमन वाजपेयी जी का नजरिया ये स्पष्ट करता है कि निर्णय आने के बाद मामला समाप्त नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के जो कानूनी उपाय हैं वो यहीं से जन्म लेते हैं। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? इस चेकलिस्ट का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है बिना एक पल गवाए निर्णय की प्रमाणित प्रति यानी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना। सर्टिफाइड कॉपी? अच्छा जी। जज साहब ने अदालत में मौखिक रूप से क्या कहा, ये कानूनी तौर पर तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि वो लिखित रूप में मोहर और हस्ताक्षर के साथ आपके हाथ में ना हो। ओह, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि अदालत में जो सुनाया गया फैसला है बस वही सब कुछ है। हाँ, लोगों को यही लगता है। लेकिन असल में वो सर्टिफाइड कॉपी किसी गोल्डन टिकट की तरह है। मतलब जब तक वो टिकट हाथ में नहीं आता तब तक कोई ये जान ही नहीं सकता कि अदालत किस तर्क के आधार पर उस नतीजे तक पहुंची है। एकदम सटीक बात कही आपने। खारिज किया। बिल्कुल। वो जो बौद्धिक यात्रा है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे कानूनी भाषा में रेशियो डिसिडेंडी या निर्णय का आधार कहा जाता है। रेशियो डिसिडेंडी। जी। सर्टिफाइड कॉपी में दर्जनों पन्ने हो सकते हैं, जिनमें पिछले मुकदमों के संदर्भ, गवाहों की जिरे का विश्लेषण और कानूनी धाराओं की व्याख्या शामिल होती है। तो इसे पढ़कर ही आगे का रास्ता तय होता है। हाँ, और यहीं से चेकलिस्ट का दूसरा कदम जुड़ता है। उस सर्टिफाइड कॉपी को लेकर अपने अधिवक्ता के साथ, मतलब अपने वकील के साथ बैठना और उसका गहराई से विश्लेषण करना। कोई भी आम इंसान उस कानूनी शब्दावली को पढ़कर ये तय नहीं कर सकता कि आगे क्या करना है। ये काम तो एक विशेषज्ञ का ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने वकील के साथ उस फैसले का विश्लेषण करने बैठता है तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या उसे सिर्फ ये पूछना चाहिए कि वकील साहब अब आगे क्या करना है, या उसके पास कुछ विशिष्ट सवाल होने चाहिए? ये एक बहुत ही प्रासंगिक पहलू है। सिर्फ वकील पर सब कुछ छोड़ देना काफी नहीं है। अच्छा। विश्लेषण करते समय व्यक्ति को ये पूछना चाहिए कि न्यायालय ने हमारे किस सबसे मजबूत तर्क को नजरअंदाज किया है, या क्या अदालत ने संदेह से परे वाले सिद्धांत को लागू करने में कोई चूक की है? सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल। वकील ये खोजता है कि क्या जज ने साक्ष्यों को पढ़ने में कोई गलती की है, या क्या किसी पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से लागू किया गया है। मतलब एक तरह से फैसले का पोस्टमार्टम होता है। हाँ, ये विश्लेषण एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। यह तय करता है कि क्या फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का कोई ठोस कानूनी आधार बनता भी है या नहीं। ये पोस्टमार्टम ये भी तय करेगा कि रणनीति किस दिशा में जाएगी। अब मान लेते हैं कि विश्लेषण में ये पाया गया कि फैसला प्रतिकूल है, मतलब व्यक्ति के खिलाफ है और उसमें कानूनी खामियां भी हैं। जी। तो अमन जी की चेकलिस्ट का तीसरा कदम इस स्थिति में क्या निर्देश देता है? यदि निर्णय खिलाफ है तो अगला कदम एक तय समय सीमा के भीतर अपील दाखिल करने की तैयारी करना है। तय समय सीमा? हाँ, यह समय सीमा या लिमिटेशन पीरियड ना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लिमिटेशन पीरियड? हाँ, कानून हर कानूनी उपाय के लिए एक निश्चित दिन तय करता है, चाहे वो 30 दिन हो, 60 दिन हो या 90 दिन। और अगर वो मियाद खत्म हो गई तो? अगर वो मियाद खत्म हो गई तो आपका केस कितना भी मजबूत क्यों न हो, अदालत उसे सुनने से इनकार कर सकती है। कानून उन लोगों की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उनकी नहीं जो सोते रहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत सख्त नियम है। इसलिए सर्टिफाइड कॉपी मिलते ही अपील का ड्राफ्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है ना, वो तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। ये तो हुई हारने की स्थिति की बात, लेकिन अगर फैसला पक्ष में आ गया हो तब तो लोग खुश हो जाते हैं। वही ना, अक्सर लोग जीत का जश्न मनाकर घर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अदालत ने कह दिया कि जमीन उनकी है या उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए,
तो बस बात खत्म हो गई। यही तो ये कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा, और अमन वाजपेयी जी की चेकलिस्ट का चौथा कदम इसी भ्रम को तोड़ता है। क्या है वो चौथा कदम? निर्णय पक्ष में आना सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है, बाकी आधी लड़ाई ना उस निर्णय के अनुपालन यानी एग्जीक्यूशन की होती है। एग्जीक्यूशन। अदालत का फैसला अपने आप लागू नहीं हो जाता, वो सिर्फ एक कागज है जिस पर आपके अधिकार लिखे हैं। तो उसे लागू कैसे करवाते हैं? उस अधिकार को वास्तविकता में बदलने के लिए अदालत के आदेश को लागू करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। मतलब अदालत खुद जाकर तो किसी से संपत्ति खाली नहीं करवाएगी। उसके लिए भी एक अलग प्रक्रिया है। ठीक कहा आपने। यदि अदालत ने मुआवजा देने का आदेश दिया है और सामने वाला पक्ष पैसे नहीं दे रहा है, तो जीतने वाले पक्ष को फिर से अदालत जाना पड़ता है। फिर से? हाँ, उसे एग्जीक्यूशन पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है, जिसके बाद अदालत पुलिस की मदद से संपत्ति कुर्क करने या खाते फ्रीज करने जैसे कदम उठा सकती है। अरे ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जीत के बाद घर बैठ जाए और इस अनुपालन की प्रक्रिया को ना समझे ना, तो उसकी वो जीत सिर्फ अदालती रिकॉर्ड रूम की फाइलों में धूल फांकती रह जाएगी। ये बहुत ही आंखें खोलने वाला बिंदु है कि न्याय हासिल करने के लिए आपको लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। जी। अब वापस उस स्थिति पर आते हैं जहां फैसला खिलाफ था और हमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। हाँ, अपील के लिए। इसे समझने के लिए अगर हम ट्रायल कोर्ट के फैसले को एक किताब के पहले ड्राफ्ट की तरह देखें, तो कोई भी पहला ड्राफ्ट एकदम सटीक नहीं होता ना। उसमें कुछ न कुछ कमियां रही जाती हैं। बिल्कुल, इंसान से गलतियां होती। तो उच्च न्यायालय में अपील करना एक तरह से उस पहले ड्राफ्ट को किसी सीनियर एडिटर के पास ले जाने जैसा है, जो ये देखेगा कि क्या कहानी सही ढंग से लिखी गई है, क्या व्याकरण सही है और क्या तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उच्च न्यायालय की भूमिका को समझाने के लिए ये एनालॉजी बहुत ही काम आती है। उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट की पूरी कहानी को फिर से नहीं लिखता, लेकिन वो ये जरूर जांचता है कि जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई क्या वो न्याय संगत थी। अच्छा, तो वो बस जांच करता है। जी। यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट है तो उच्च न्यायालय में अपील उसका सबसे बड़ा अधिकार है। यह हमारे न्यायिक ढांचे की वो सुपरवाइजरी शक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी एक न्यायाधीश की मानवीय भूल किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य न बन जाए। बहुत खूब। लेकिन जब हम उच्च न्यायालय जाने की बात करते हैं ना, तो अक्सर दो शब्द सुनने को मिलते हैं, अपील और रिवीजन। हाँ, ये बहुत आम शब्द हैं। स्रोत भी इन दोनों का जिक्र करता है। तो क्या ये अपील और रिवीजन दोनों अलग अलग हैं? मतलब ये काम कैसे करते हैं? इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आपकी कानूनी रणनीति तय होती है। अपील और रिवीजन का दायरा बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे? अगर हम चुनाव का उदाहरण लें तो अपील करना ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि वोटों की गिनती गलत हुई है, कृपया सारे वोट दोबारा गिने। दोबारा गिनने की मांग। हाँ, अपील में उच्च न्यायालय तथ्यों को, सबूतों को और गवाहों के बयानों को फिर से तौलता है। वो देखता है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है। और ये रिवीजन क्या होता है फिर? रिवीजन उसी चुनाव वाले उदाहरण में ये कहने जैसा है कि गिनती का सवाल नहीं है, वो वोटिंग मशीन ही खराब थी। अरे ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। बिल्कुल। रिवीजन में आप अदालत के अधिकार क्षेत्र या किसी बड़ी प्रक्रियात्मक गलती को चुनौती देते हैं। आप यह कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के पास तो वो फैसला सुनाने का अधिकार ही नहीं था, या उसने कानून की किसी बुनियादी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। तो इसमें सबूत नहीं देखे जाते? नहीं, रिवीजन में तथ्यों की फिर से जांच नहीं होती, सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की शुद्धता जांची जाती है। इसलिए रिवीजन का दायरा ना अपील से बहुत संकरा होता है। समझ गई। किस स्थिति में अपील करनी है और किस में रिवीजन, ये पूरी तरह से उस सर्टिफाइड कॉपी के विश्लेषण पर निर्भर करता है जो आपका वकील करता है। ये अंतर वाकई प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पूरे चक्रव्यूह में फंसा होता है ना, तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी से लेकर अपील तक का ये सफर बहुत डरावना हो सकता है। मानसिक तनाव बहुत होता है। हाँ, खास तौर पे जब वो भावनात्मक रूप से थका हुआ हो। कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि वे अपनी स्थिति किससे साझा करें, किससे सलाह लें। इस मानसिक और कानूनी दबाव को कम करने के लिए ना स्रोत में एक सीधा और त्वरित समाधान दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स ने यह स्पष्ट किया है कि यदि निर्णय के बाद किसी को तत्काल कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो वे सीधे उनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है उनका? उनका नंबर है 9839036853। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी किया जा सकता है।
अरे वाह, व्हाट्सएप तो बहुत आसान है। हाँ, अक्सर घबराहट की स्थिति में लोग अपनी बात फोन पर ठीक से नहीं समझा पाते, लेकिन मैसेज के जरिए वे अपने फैसले की कॉपी या अपने सवाल शांति से लिखकर भेज सकते हैं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा रात 8 बजे से 10 बजे के बीच इस नंबर पर कॉल करके सीधे बात करने का विकल्प भी उपलब्ध है। रात 8 से 10? ये समय क्यों चुना गया? ये समय इसलिए अहम है क्योंकि दिन भर की भागदौड़ और कचहरी के काम के बाद रात में लोग शांति से अपनी कानूनी रणनीति पर विचार कर सकते हैं। ये सुविधा किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत मजबूत लाइफलाइन का काम कर सकती है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब एक सही सलाह पूरे केस की दिशा बदल सकती है और एक गलत जानकारी उस सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो रहा है, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां आप बस इंतजार कर सकें। मनीष शुक्ला जी की ये श्रृंखला इसी गति और जागरूकता को बढ़ावा दे रही है। जी, और ये भी बताया गया है कि इसके अगले भाग में उच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया पर विस्तार से रोशनी डाली जाएगी। वो भी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही तार्किक और आवश्यक क्रम है। पहले फैसले के आधारभूत ढांचे को समझना, फिर सर्टिफाइड कॉपी और वकील के विश्लेषण की चेकलिस्ट पूरी करना और अंततः उच्च न्यायालय की ओर रुख करना। सही कहा। जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को इसके मैकेनिज्म के साथ समझ लेता है ना, तो अदालत के खचाखच भरे कमरे का वो डर वो खत्म होने लगता है। अज्ञानता ही डर पैदा करती है और ये जानकारी उस अज्ञानता को दूर करने का एक प्रभावी उपकरण है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अदालत का फैसला किसी कानूनी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे पार न किया जा सके, बल्कि ये एक नए चरण की शुरुआत है जहां भावुकता की जगह तार्किकता ले लेती है। ये ज्ञान सीधे तौर पर उस घबराहट को खत्म करता है जो अक्सर फैसला सुनते ही लोगों के मन में घर कर जाती है। बिल्कुल। जब किसी को पता होता है कि फैसले के तुरंत बाद सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन करना है, लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखना है, अपील और रिवीजन का रास्ता खुला है और जीतने पर भी एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया पूरी करनी है, तो वो व्यक्ति खुद को व्यवस्था के सामने बेबस नहीं पाता। सही बात है, वो सशक्त महसूस करता है। बिल्कुल। इस पूरी यात्रा में सही जानकारी और समय पर उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा हथियार है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये पूरी व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि न्याय प्रणाली अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कितने सारे दरवाजे खुले रखती है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? यदि कानूनी व्यवस्था में हर फैसले का इतनी गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है, हर सबूत को फिर से चुनौती दी जा सकती है और उच्च न्यायालय में अपील से लेकर अनुपालन तक के इतने सारे रास्ते मौजूद हैं, तो एक आम आदमी के नजरिए से कोई कानूनी लड़ाई सच में अंतिम कब मानी जाती है? सोचने वाली बात है। क्या न्याय एक ऐसी निश्चित मंजिल है जहां पहुंचकर आप अंततः शांति से बैठ सकते हैं, या ये जीवन भर चलने वाली एक निरंतर, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है? ओहो, ये सवाल वास्तव में उस पूरी व्यवस्था के दार्शनिक पहलू को उजागर करता है। इसीलिए जब भी फिल्मों में अदालत का वो दृश्य आता है ना, जहां जज का हथौड़ा बजता है, तो ये याद रखना दिलचस्प है कि वो हथौड़े की गूंज कहानी का अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अगले कदम, अगली अपील और एक नई कानूनी रणनीति का आह्वान है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और इस जटिल लेकिन दिलचस्प व्यवस्था को समझते रहिए।